फाइनली गाइस सोलो लेवल सीजन 4 का 4th एपिसोड आ चुका है। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनू जायंट मॉन्स्टर के लीडर के साथ फाइट करता है और वो बीरू और द्रिस की मदद से इसे हरा देता है। अब आगे आगे हमें दिखाया जाता है उस जायंट मॉन्स्टर के लीडर को मारने के बाद जिनू का लेवल वहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जिनू को वहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपने अपने एनिमी को डिफीट कर लिया। लेकिन जिनू को ये नोटिफिकेशन नहीं आता कि आपने डेंजन के बॉस को हरा दिया है। और ये नोटिफिकेशन ना आने की वजह से जिनू वहाँ पर सोचता है तो क्या अभी तक ये रेड नहीं खत्म हुई क्या। जिनू ये सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक ही वहाँ पर जिनू को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सेंस होती है और जिनू ये देखकर यूनू को अपने पास आने से रोकता। और फिर हमें वहाँ पर क्या दिखाया जाता है कि उस लीडर के मुंह से बीरू बाहर आता है और बोलता है किंग ये मैं हूँ। बीरू को देखकर जिनू बोलता है तो क्या ये तुम हो। फिर जिनू सोचता है कि ये लीडर मर गया, लेकिन फिर भी इसमें इतनी ताकत है कि इसने बीरू की प्रेजेंस को हाइड कर लिया था। जिनू ये सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक काफी पावरफुल स्टॉर्म आ जाता है और इस स्टॉर्म से काफी पावरफुल माना निकल रहा होता है, जिससे जिनू भी वहाँ पर इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी फिर बीरू जिनू के आगे आ जाता है इस स्टॉर्म के माना पावर से इसे बचाने के लिए। और फिर जिनू वहाँ पर यूनू का सोचता कि यूनू सेफ तो है। ये सोचकर जिनू यूनू की तरफ देखता है और वो क्या देखता है कि द्रिस ने यूनू को वहाँ पर बचा लिया होता है। फिर जिनू क्या देखता है कि वो स्टॉर्म इस लीडर जायंट मॉन्स्टर की माना पावर को लेने लगता है। और फिर जिनू अपने फेस पर कट लगा देखकर अपने मन में बोलता है कि क्या इसकी पावर की वजह से मेरे फेस पर कट लगा है, ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। फिर जिनू यूनू से बोलता है मैं स्टॉर्म के अंदर जा रहा हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है, तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करना है। ये बोलकर जिनू उस गेट की तरफ बढ़ने लगता है और इसके अंदर चले जाता है। अंदर का नजारा देखकर जिनू वहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि वो जगह तो एक काफी बड़े महल की तरह लग रही होती है। फिर जिनू वहाँ पर सोचता है कि आखिर जायंट मॉन्स्टर इधर से आते हैं तो इसे बड़ा तो होना चाहिए। फिर बीरू जिनू से वहाँ पर बोलता है कि मेरे किंग आपको यहाँ पर एक आवाज सुनाई दे रही है। जिनू उस पर कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर किसी की हंसने की आवाज आ रही है, चलो चलकर देखते हैं कि आखिर कौन हम पर हंस रहा है। ये बोलकर जिनू आगे बढ़ता है और आगे जाकर जिनू क्या देखता है कि एक जायंट मॉन्स्टर वहाँ पर एक जंजीरों से बंधा हुआ होता है और वो वहाँ पर जिनू को वेलकम करता है और बोलता है कि वेलकम मोनार्च, आओ मुझे इस जंजीरों से आजाद कर दो। मुझे पता है रूलर्स का क्या प्लान है और मैं जल्दी से दूसरे मोनार्च को भी ये बताने के लिए जाऊँ। वो मॉन्स्टर वहाँ पर ये बोल ही रहा होता है, लेकिन फिर वो जब अपने सिर को ऊपर करके जिनू को देखता है तो वो बोलता है तुम वो नहीं हो जिसके बारे में मैं जानता हूँ। जिनू उससे पूछता है कि अब जल्दी से मुझे उस रूलर्स के बारे में बताओ और ये भी कि उन्होंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बांधा हुआ है। ये सुनकर वो जायंट मॉन्स्टर बोलता है वो मेरा इस्तेमाल करते थे और तुम्हारी अर्थ एक बहुत बड़े वॉर में बदलने वाली है। इसकी बातों को सुनकर जिनू अपने मन में बोलता है कि मैंने बहुत से मॉन्स्टर से बात की है, लेकिन आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है। फिर जिनू इससे पूछता है कि आखिर ये रूलर्स कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। ये सुनकर वो मॉन्स्टर बोलता है वो मोनार्च के दुश्मन है। जिनू अपने मन में कहता है वो मोनार्च के दुश्मन है, इसका मतलब वो मेरे भी दुश्मन है। फिर जिनू बोलता है तुम जंजीरों से बंधे हुए हो, इसका मतलब। ये सुनकर मॉन्स्टर जिनू की बात को काटते हुए कहता है हाँ मैं भी एक मोनार्च हूँ और तमाम मोनार्च और रूलर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उन्हें अकेले हरा सको, इसलिए तुम मुझे इस चेन से आजाद कर दो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये सुनकर जिनू बोलता है तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम इंसानों की मदद करोगे, मैं भला तुम पर कैसे यकीन करूं कि तुम सच बोल रहे हो। ये सुनकर वो मॉन्स्टर बोलता है चलो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। फिर वो मॉन्स्टर वहाँ पर अपने मुंह में कुछ बोलने लगता है और इसकी ऐसी हरकतों को देखकर जिनू भी वहाँ पर सावधान हो जाता है और अपने डेगर को बाहर निकालने लगता है कि आखिर ये यहाँ पर कुछ कर ना दे। लेकिन तभी जिनू के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिससे जिनू को पता चलता है कि इस मॉन्स्टर का नाम लीविया है और नोटिफिकेशन में पेड ऑफ ऑनेस्टी का रोल लिखा हुआ था, यानी इस रोल में दोनों एक दूसरे से झूठ नहीं बोल सकते हैं। जिनू पहले तो इस नोटिफिकेशन को देखकर थोड़ा सा सोचता है, फिर जिनू इस रोल को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर लीविया वहाँ पर बोलता है अब तो तुम मुझे इस चेन से आजाद करोगे ना ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सके। जिनू बोलता है कि हाँ मुझे अब तुम्हारी बातों पर यकीन है। फिर जिनू वहाँ पर कुछ झूठ बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं बोला जा रहा होता। फिर जिनू समझ जाता है कि ये प्लेयर
प्लेड ऑफ नेस्टी की वजह से हो रहा है। फिर जिन्हों लिविया से पूछता है कि तुम मुझसे फ्रीली बात कैसे कर पा रहे हो, बाकी मॉन्स्टर तो मुझसे ऐसे बात नहीं करते हैं। ये सुनकर लिविया इससे पूछता है कि आखिर कौन से मॉन्स्टर्स। जिन्हों से बताता है कि वो मॉन्स्टर जो गेट के अंदर होते हैं, तुम्हारा मतलब जो डेंजर्स के अंदर होते हैं। वेल मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूँ, तुम कैसे सोच सकते हो कि डेंजर्स के मॉन्स्टर मोनार्च की बराबरी कर सकते हैं। तमाम डेंजर्स के मॉन्स्टर जो तुम्हें गेट के अंदर नजर आते हैं वो रूलर से फाइट करते हुए हार गए थे, और हारने की वजह से रूलर से उन्हें डेंजर्स के अंदर कैद कर दिया था, और इतने हजारों सालों तक कैद रहने की वजह से वो अपनी दिमागी ताकत खो बैठे हैं, इसलिए वो सभी ऐसे हो गए। लेकिन मैं मोनार्च का किंग हूँ, इसलिए इतने हजार सालों तक कैद रहने के बावजूद भी मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब कोई यहाँ पर आएगा और मुझे इस चेन से आजाद करेगा। और देखो अब मैं और तुम यहाँ पर मौजूद हैं। जिन्हों से पूछता है कि तुम रूलर जो नहीं कहते हो ना जिनके वाइट विंग्स हैं। लिविया इसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो सोल्जर्स हैं रूलर्स के। फिर जिन्हों से पूछता है कि वो रूलर्स यहाँ पर मॉन्स्टर्स को क्यों भेज रहे हैं जिन्हें उन्होंने पकड़ा है। ये सुनकर लिविया बोलता है कि वो यहाँ पर वॉर की तैयारी कर रहे हैं ताकि तुम्हारा वर्ल्ड बैटलफील्ड के लिए रेडी हो सके। ये सुनकर जिन्हों को वहाँ पर कोई समझ नहीं आती, और जिन्हों इसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, वो मॉन्स्टर्स को भेजकर कैसे इस वर्ल्ड को बैटलफील्ड में चेंज कर रहे हैं। ये सुनकर लिविया इसे बताता है कि ताकि वो मैजिकल पावर से तुम्हारे वर्ल्ड को लड़ाई के काबिल बना सके। डेंजर से जो मॉन्स्टर्स निकलते हैं वो तो इंसानों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन उनसे जो तुम्हें मैजिकल क्रिस्टल और मैजिकल स्टोन मिलते हैं जिससे तुम लोग अलग अलग चीजें खरीदते हो, उन माना क्रिस्टल से वो रूलर अर्थ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि यहाँ पर वॉर की जा सके। जिन्हों उससे पूछता है कि आखिर ये वॉर का क्या मतलब है। लिविया इसे बताता है कि रूलर्स और मोनार्च के बीच फिर से फाइट होने वाली है जिससे तुम्हारी पूरी अर्थ नर्क में बदल जाएगी, इसलिए हमारे पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है। शायद रूलर और मोनार्च को ये बात पता चल गई हो कि मैंने तुम्हें ये बात कही है, और ये भी पॉसिबल है कि रूलर्स हमें पकड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हो, इसलिए जल्दी मुझे इन चेन से आजाद करो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये सुनकर जिन्हों इससे पूछता है कि वो मोनार्च और रूलर्स आखिर मुझे क्यों मारना चाहते हैं। इस पर लिविया इसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में इस बारे में नहीं पता, तुम्हारे अंदर जो पावर है वो तुम्हारी पावर नहीं है बल्कि एक मोनार्च की पावर है, और तुम्हें पावर देने की वजह से उसने मोनार्च के रूल को तोड़ा है, इसलिए तुम मोनार्च और रूलर्स के दुश्मन हो। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ मिलकर उनसे फाइट करूंगा, इसलिए मुझे इन चेन से आजाद करके मेरी मदद करो। ये सुनकर जिन्हों बोलता है तो तुम मेरे शैडो सोल्जर क्यों नहीं बन जाते अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो। और ये बोलते वक्त वहाँ पर जिन्हों की शक्ल थोड़ी थोड़ी एशबॉर्न की तरह नजर आ रही होती है। ये देखकर लिविया वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर लिविया इसे बताता है कि मोनार्च और रूलर दोनों की स्पिरिचुअल बॉडी होती है, इसलिए अगर वो मार जाए तो इनकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए तुम उन्हें शैडो सोल्जर में नहीं बदल सकते हो, इसलिए मैं भी तुम्हारा शैडो सोल्जर नहीं बन सकता हूँ, और शायद अब इतना काफी है तुम्हें मेरी मदद करने के लिए। फिर जिन्हों वहाँ पर अपने डेंजन को बाहर निकालता और बोलता है कि तुमने कहा था तुम मेरा साथ दोगे। लिविया कहता है ऑफ कोर्स, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर जिन्हों इसकी एक हाथ की चेन को तोड़ देता है। फिर जिन्हों इससे पूछता है कि तो इसका ये मतलब है ना तुम इंसानों की साइड हो। ये सुनकर लिटरली भाई लिविया वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। ये देखकर जिन्हों को वहाँ पर इस पर शक होने लगता है, और वो इससे पूछता है कि भाई खामोश क्यों है, मेरे सवाल का जवाब दे, क्या ये प्लेड ऑफ नेस्टी की वजह से कि तू कुछ नहीं बोल पा रहा है। फिर जिन्हों इसके सर के पीछे एक माना क्रिस्टल को देखता है। इसे देखकर जिन्हों इससे बोलता है कि जब तक ये माना क्रिस्टल तुम्हारे सर के पीछे है तब तक तुझे रूलर्स की वॉइस आती रहेगी कि इंसानों को मार डालो, और देखा जाए तू भी दूसरे मॉन्स्टर्स की तरह ही है। ये सभी बातें सुनकर जिन्होंने जो इसके हाथ को छुड़ाया था उससे लिविया जिन्हों पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्हों इसके अटैक से बच जाता है। फिर जिन्हों अपने डैगर इसकी छाती के अंदर घुसा देता है और बोलता है कि तुझे अगर आजाद कर दिया तो ये मेरे लिए भी खतरनाक होगा और तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस पर लिविया बोलता है कि गलती मैं नहीं, गलती तुम कर रहे हो। फिर जिन्हों लगातार इस पर अपने डेंजन की मदद से अटैक करता है जिससे लिविया के मुंह से खून आने लगता है। फिर लिविया बोलता है कि तुम्हारी दुनिया बहुत जल्दी एक नर्क में बदलने वाली है, और मैं प्रेयर करता हूँ जिन लोगों को तुम बचाना चाहते हो वो सभी इस वॉर में मारे जाए। ये सुनकर जिन्हों बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिर जिन्हों अपने एक ही अटैक से इसकी गर्दन को काट देता है, और लिविया
कोरिया को मारने के बाद जिनो इसे अपना शैडो सोल्जर तो नहीं बना पाता, लेकिन इसकी बॉडी से एक माना क्रिस्टल इसे जरूर मिल जाता है और इसे मारने से जिनो का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और फिर जिनो वहाँ से चला जाता है। इन सभी के बाद हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसमें एक हेलीकॉप्टर आता है और इससे दो लोग उतरते हैं और इस घर के पास जाने लगते हैं और ये घर एक नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रेड का होता है और रेड इन दोनों को देखकर बोलता है कि मैं नहीं जानता था कि कुछ विजिटर आज मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं। और ये दो लोग मिसेस एलन और इनके डिप्टी डायरेक्टर होते हैं और डिप्टी डायरेक्टर रेड से बोलता है कि आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है सर। ये सुनकर रेड अपने असिस्टेंट से बोलता है कि जब तक ये दोनों चले नहीं जाते तब तक मेरे कमरे में कोई ना आए। ये बात सुनकर इसकी असिस्टेंट वहाँ पर ओके बोलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेड और मिसेस एलन और डिप्टी डायरेक्टर आमने सामने बैठे हुए होते हैं और रेड मिसेस एलन से पूछता है कि आखिर आप दोनों मुझे क्या बताने के लिए आए हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो इसमें एसरंग गेट ओपन हुआ है उसे मैं क्लियर करने जाऊँ तो सॉरी, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। ये सुनकर मिसेस एलन बोलती है कि हम यहाँ पर आपसे गेट के बारे में नहीं डिस्कस करने के लिए आए हैं, बल्कि इससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये सुनकर रेड चौंक जाता है और बोलता है कि एसरंग गेट से भी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर मिसेस एलन से बताती है कि कोई तुम्हें मारना चाहता है रेड। ये सुनकर रेड वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि मिसेस एलन, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना सब कुछ मुझे दिया, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर आकर मुझसे ऐसा मजाक करें। लेकिन अगर ये सच है तो आकर मुझे कौन मारना चाहता है। मिसेस एलन रेड को बताती है कि मैंने कुछ दिनों पहले एक सपना देखा था। सपने में मैंने देखा था कि कुछ लोगों का ग्रोथ तुम्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है। मिसेस एलन अपनी बात को पूरा करते, लेकिन तभी इनकी बात को काटते हुए रेड गुस्से से बोलता है कि क्या आप मुझे अपनी बकवास सपने के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आई हैं। मैं जानता हूँ कि आपने मेरी पावर्स को अवेकन किया, लेकिन अब मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ और मुझे कोई भी नहीं मार सकता। फिर रेड वहाँ पर अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलता है कि ठीक है मिसेस एलन, मुझे आपकी बातों पर यकीन है, तो फिर मुझे इसके लिए किससे मदद लेनी चाहिए। ये सुनकर मिसेस एलन इसे बताती है कि एक बंदा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, हंटर संग जिनू। जिनू का नाम सुनकर वहाँ पर रेड भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर हमें जिनू को दिखाया जाता है जो उस गेट से निकल आता और अपने मन में बोलता है कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर था, हालांकि वो खास चेन से बंधा हुआ था, फिर भी उसमें इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो मुझ पर अटैक कर पा रहा था, लेकिन अब मैंने उसे खत्म कर दिया, इसलिए मैं अब फ्री हूँ। फिर जिनू वहाँ पर और भी सोचता है कि मुझे अभी और भी ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है। फिर हमें दिखाया जाता है जिनू के जायंट मॉन्स्टर मारने की खबर पूरी दुनिया में काफी तेजी से फैल जाती है और सोशल मीडिया में सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि हमें नया नेशनल लेवल हंटर मिल चुका है। फिर जिनू बताता है कि ये फाइट रेड से काफी ज्यादा मुख्तलिफ थी और जो जायंट मॉन्स्टर समुद्र के रास्ते चाइना गए थे उन जायंट मॉन्स्टर को चाइना के नेशनल लेवल हंटर लू जिंगदू ने खत्म कर दिया था और जापानीज हंटर एसोसिएशन प्रेसिडेंट मासा मोटो ने खुद को सरेंडर करवा दिया। जो इन्होंने गलत काम किए थे और जो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिम्मेदारी पर उठाई थी उन्हें ठीक तरह से ना संभालने की वजह से, जिससे अब इन्हें जेल में डाला जाएगा। और दूसरी तरफ हमें मार्ले में दिखाया जाता है अमेरिकी हंटर के सक्सेसफुली एसरंग गेट कंप्लीट करने की वजह से वो सभी वहाँ पर पार्टी मना रहे होते हैं और इस पार्टी में थॉमस आंद्रे भी आया होता है और वो उन्हीं बंदों के पास जाता है जिनसे उसने बैट लगाई थी। अगर आप सभी को याद नहीं तो पिछले एपिसोड में इसने उन हंटर से बैट लगाई थी और वही बैट लेने के लिए वो यहाँ पर आया होता है, लेकिन वो लोग साफ मना कर देते कि हमने तो तुमसे कोई बैट लगाई नहीं थी। फिर थॉमस इसके मुंह के पास जाता है और बोलता है कि क्या सच में। इस पर वो हंटर डरते हुए बोलता है कि हाँ मैंने तुमसे कोई बैट नहीं लगाई थी। फिर थॉमस वहाँ पर अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि क्या ये टाई मेरी शर्ट पर ठीक लग रही है। इस पर इसकी असिस्टेंट इसे बताती है कि ये टाई महंगी है लेकिन ये तुम्हारी शर्ट पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ये सुनकर थॉमस उस टाई को उतार कर फेंक देता है। फिर इसकी असिस्टेंट इसे बताती है कि इस साल की नेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में जो गिल्ड शामिल होंगी उनकी लिस्ट रिलीज कर दी गई है और इसमें कोरिया की आर्जिंग गिल्ड भी शामिल है। थॉमस पूछता है कि ये आर्जिंग गिल्ड किसकी गिल्ड है। असिस्टेंट इसे बताती है कि ये गिल्ड संग जिनो की है। ये सुनकर थॉमस मुस्कुराता है और बोलता है कि तू जिनो अब अमेरिका आएगा। फिर हमें जिनो को दिखाया जाता है जो वहाँ के जायंट मॉन्स्टर की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है और जिनो इन्हें देखकर बोलता है कि कितना बुरा कि मैं समुद्र के पार के मॉन्स्टर की शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर वो सोचता है कि अब जितने
हैं उनसे मेरी स्ट्रेंथ जरूर बढ़ेगी। और जिनू की शैडोज को देखकर वहाँ पर सभी फौजी काफी ज्यादा शौक होते हैं और बोलते हैं कि क्या ये हंटर सांग जिनू की एबिलिटी है। और ये देखकर यूजिन वहाँ पर मुस्कुराता है और अपने मन में बोलता है कि तुम सभी ने ये चीज पहली बार देखी होगी अपनी जिंदगी में। फिर यूजिन के पास हानाकावा आती है और बोलती है कि सर आपके लिए फोन आया है। यूजिन फोन पर बात करने लगता और फिर फोन बंद करने के बाद यूजिन जुनू से बोलता है कि मुझे जल्दी कोरिया वापस जाना होगा सर। जुनू पूछता है कि कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। इस पर यूजिन जुनू को बताता है कि मुझे पूरी बात तो नहीं पता लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम है इसलिए मैं वहाँ से जल्दी वापस आ जाऊंगा सर। ये बोलकर यूजिन वहाँ पर हेलीकॉप्टर पर बैठकर वहाँ से कोरिया के लिए रवाना हो जाता है। और कोरिया के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यूजिन के फादर का एक असिस्टेंट वहाँ पर यूजिन का वेट कर रहा होता है और वो यूजिन से बोलता है कि सर मेरे साथ हैं, बाहर कार आपका इंतजार कर रही है। फिर वो असिस्टेंट कार के पास जाते वक्त यूजिन से बोलता है कि सर आपको अपने दिल को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। ये सुनकर यूजिन इससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। असिस्टेंट बोलता है कि सर आप आगे चलते रहे मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। फिर हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन के डैड अपने आखिरी सांस ले रहे होते हैं और अपने डैड की ये हालत देखकर यूजिन वहाँ पर काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है। फिर असिस्टेंट इसे बताता है कि वो हंटर्स की मैजिकल पावर को नहीं कंट्रोल कर सकते थे इसलिए आज इनकी ये हालत है। फिर यूजिन बोलता है कि मैं कितना यूजलेस बेटा हूँ कि मैं आखिरी वक्त में अपने डैड के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर असिस्टेंट यूजिन को एक डायरी देता है और बोलता है कि सर ये आखिरी डायरी है जिस पर आपके डैड इस कंडीशन में पहुंचने से पहले काम कर रहे थे। पहले तो मुझे इस डायरी को किसी को दिखाने से मना किया था आपके डैड ने, लेकिन इस सिचुएशन को देखकर मुझे लगता है कि आपको ये दिखाना ज्यादा बेहतर होगा। फिर यूजिन इस डायरी को खोलता है और वो क्या देखता है कि यूजिन और इसकी सिस्टर ने कौन कौन से कंपटीशन, इवेंट्स और पार्टीज में हिस्सा लिया उन सभी की फोटो इसमें मौजूद थी। यहाँ तक कि रिसेंटली यूजिन जुनू के साथ जापान गया था उसकी फोटो भी इसमें मौजूद थी। और ये देखकर यूजिन वहाँ पर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वहाँ पर रोने लगता है। फिर यूजिन अपने असिस्टेंट के साथ घर जाने के लिए वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी यूजिन को वहाँ पर कुछ एहसास होता है और यूजिन पीछे देखता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि जिनू होता है जो अपनी शैडो सिर की मदद से वहाँ पर आ जाता है और जिनू वहाँ पर यूजिन के डैड को होली वाटर ऑफ लाइफ पिला देता है। फिर हमें वहाँ पर क्या दिखाया जाता है जो यूजिन की बड़ी सिस्टर होती है वो वहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाती है और वो जब अपने डैड के रूम में जा रही होती है तभी जिनू इसके पास से गुजरता है और वो जिनू को देखकर अपने मन में कहती है मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है। लेकिन वो इसके बारे में इतना नहीं सोचती है और अपने डैड के रूम की तरफ जाने लगती है और वो वहाँ पर अपने डैड को बिल्कुल ठीक देखकर यूजिन की सिस्टर वहाँ पर रोने लगती है और वो आकर इनके गले लग जाती है। इन्हें जागा हुआ देखकर वहाँ पर सभी डॉक्टर भी चौंक होते हैं कि ये अपनी फाइनल स्लीप से कैसे जाग गया। फिर जिनू ये सब कुछ देखकर वहाँ से जाने लगता है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको इसके पिछले एपिसोड देखना है तो मेरे फेस पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करें। मैं आपसे वहीं पर ही मिलूंगा। गुड बाय।